धन्यवाद राय साहब, हमारे चेयरमैन। मेरे साथ आज मंच पर उपस्थित हमारे सभी साथीगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और हमारे पत्रकार बंधु, मैं आप सबका हाथ जोड़ करके स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और मैं मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय अगर कोई है तो प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है। उसी पर आज ये विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और जैसा कि राय साहब ने बताया कि हमारी आज सभी मंडल स्तरीय पर कोई ना कोई वरिष्ठ नेता आज इसको संबोधित कर रहा है, और कल हम प्रदेश व्यापी आंदोलन भी करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। आवश्यकता क्या है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर एक और विधानसभा से लेकर के प्रदेश के हर कार्यक्रम में और यहाँ तक कि देश के कोने कोने पे जहाँ भी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं, तो वो अपनी पीठ खुद थपथपा करके बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी अच्छी लॉ एंड ऑर्डर। एक नई उपाधि उनको मिल गई है बुलडोज़र बाबा के नाम से। उस उपाधि को लेकर के वो बड़े प्रसन्न भी हैं, बड़ी चर्चा में भी बने रहते हैं। पर आज मैं ये कहना चाहती हूँ और पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास खो दिया है और उत्तर प्रदेश में अपराधियों में डर भी खो दिया है। पिछले 8 साल में 17 से लेकर के अभी तक महिला अपराध से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मामले पूरे देश में उत्तर प्रदेश में। महिलाओं के विरुद्ध दर्ज अपराध में जो शिकायतें दर्ज हुई पूरे देश में, वो 55% उत्तर प्रदेश की। बलात्कार का प्रयास, छेड़छाड़, दहेज उत्पीड़न और साइबर क्राइम जैसी घटनाओं में उत्तर प्रदेश पर 2023 में कुल 28,811 शिकायतें दर्ज हुई। शुरू करें? आप आ जाएं। शिकायतें केवल उत्तर प्रदेश में। जो एनसीआरबी का डेटा, ये डेटा कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं जारी किया, इंडिया अलायंस ने नहीं जारी किया। केंद्र सरकार का जो एनसीआरबी का डेटा है, 2022 में अंतिम बार जो डेटा जारी किया गया, उसमें उत्तर प्रदेश में हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे मर्डर, गैंगरेप जैसी घटनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। जो 5 राज्य सबसे ज़्यादा अपराध में हैं, इसमें से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। ये थी महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हुए। और भी महिलाओं के अलावा भी जो अपराध हो रहे, चाहे वो मर्डर हो, लूट हो या अन्य जितने भी तरह के अपराध हैं, उसमें भी उत्तर प्रदेश देश में 1 नंबर पर। मैं आप सबकी को कुछ घटनाओं की तरफ आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हूँ। अयोध्या में अभी एक घटना घटी, सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे, अखबारों में हम सब लोगों ने पढ़ा कि प्रभु राम के मंदिर के प्रांगण में सफाई करने वाली 20 वर्षीय युवती के साथ 3 अलग अलग जगहों पर 9 लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया।
ये घटना सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि पूरी अयोध्या प्रांगण सीसीटीवी के सर्विलांस में है। उसके बाद भी इस तरह की जघन्य घटना होती है। लगातार पीड़िता सबके दरवाजे पर, सारे अधिकारियों के, पुलिस अधिकारियों के दरवाजे पर जाती है, पर उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। 3 दिन बाद वो एफआईआर लिखी जाती है। और क्यों नहीं लिखी जाती? क्योंकि जो अपराध करने वाला मुख्य आरोपी है वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एक प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष का बेटा है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से कि अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में इसी तरह की एक घटना पे बुलडोजर चला था, वापस आ गया कि अभी भी अयोध्या में उस पीड़िता को न्याय देने के लिए बाबा का बुलडोजर वहां भी चलेगा? या फिर क्योंकि उसके तार भाजपा से जुड़े हैं उसको बात से उस पर बाबा का रहम हो जाएगा और वो छूट जाएगा? दूसरी घटना महोबा में 9 सितंबर की चरखारी कस्बे में मोहल्ला बजरिया निवासी इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी अनिल चौरसिया की हत्या कर दी गई। वाराणसी में 12 दिसंबर में चौबेपुर क्षेत्र में रात्रि 1:30 बजे सिगरेट न देने पर पान विक्रेता शारदा यादव की गोली मार करके हत्या कर दी गई। अमरोहा 8 सितंबर गजरौला कोतवाली क्षेत्र के गांव शहबाजपुर डोर में मेले में दबंग ने लोगों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दी, कई लोग उसमें घायल हुए। जौनपुर मंगेश यादव की घटना तो बहुत सुर्खियों में रही। मैं एक बात जानना चाहती हूँ, ये घटना होती है, उसको मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, शायद इस सवाल का जवाब योगी सरकार दे मुझे, और नहीं देगी तो मैं चाहूँगी कि आप पूछें। मंगेश यादव पर मुकदमे जरूर थे, पर क्या इस घटना के पहले उस पर कोई इनाम घोषित था? क्या वो इनामी बदमाश के नाम पर 1 लाख का इनाम कितने दिनों में उस पर पकड़ने के बाद हुआ और कितना उसके पहले था? ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ आप सबके माध्यम से। और जो लोग इसमें इस घटना में शामिल थे, क्या उनके साथ भी वही रवैया पुलिस का रहेगा उत्तर प्रदेश की, जो अपराधी मंगेश यादव के साथ उन्होंने किया? तीसरी एक और घटना झांसी में 8 सितंबर को 16 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार किया गया। कुशीनगर बीजेपी नेता के बेटे ने 6 दोस्तों के साथ 2 ऑर्केस्ट्रा आर्टिस्ट को किडनैप किया और गैंगरेप। मैं बहुत सी घटनाएं हैं, मैं कुछ प्रमुख घटनाओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। इसी तरह से मेरठ में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप, आगरा में बालू खनन माफिया ने पुलिस पर हमला किया और एक सिपाही को गोली भी लगी इसमें। मोहनी के तोमर का अपहरण और हत्या, मैनपुरी में मामूली विवाद के बाद दबंगों ने एक व्यक्ति को गोली मारी। रायबरेली में सर्राफा व्यापारी हरिओम सोनी के यहाँ लूट और हत्या। ये घटनाएं मैं इसलिए कोट कर रही हूँ, ये कुछ प्रमुख घटनाएं, वरना उत्तर प्रदेश का जो अपराधी है वो रोज नई घटना करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नई सलामी देता है और निरीह लाचार सरकार और मुख्यमंत्री उन अपराधियों के सामने घुटने टेके नजर आते हैं। इसकी वजह क्या है? क्या बात है कि आज उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश की सरकार ने इकबाल क्यों खो दिया? क्यों उत्तर प्रदेश की पुलिस असहाय हो गई? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब BHU के अपराधी बेल पर छूट करके आते हैं तो उन्हें माला पहना करके उनका स्वागत और सत्कार किया जाता है। क्या ये इस देश की परंपरा है कि जिसने एक बेटी के शील को चीरहरण किया हो, ऐसे अपराधी को फूल माला पहनाकर उसका स्वागत और सम्मान किया जाए? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े अपराधी, और ये परंपरा नई नहीं है, 2017 में जब भाजपा की सरकार पहली बार बनी थी, इसकी नींव तभी पड़ गई थी। याद करिए, उन्नाव में जो घटना हुई थी, बलात्कार की घटना हुई थी, उसका जो मुख्य आरोपी था, जिसके लिए आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत आंदोलन किए और अंत में माननीय न्यायालय के आदेश पर CBI की जांच हुई और उसका जो मुख्य आरोपी था वो कौन था? भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग MLA थे जो आज जेल में है। ये आरोप नहीं है, ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा अपराधियों को संरक्षण दिया है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में अपराध न रुका है और न रुक पाएगा। जिस तरह के नौजवानों के साथ इस प्रदेश की सरकार ने खिलवाड़ किया है, मैं मानती हूँ कि वो भी एक जघन्य अपराध है। 17 परीक्षाएं हुई उत्तर प्रदेश में अलग अलग। पेपर लीक की वजह से वो सारी परीक्षाएं निरस्त हो गई। लाखों करोड़ों नौजवानों का भविष्य अंधकार में चला गया। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि क्या ये ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, संगठित क्राइम नहीं है? और 8 साल के कार्यकाल में आपकी सरकार जो अपने आप को, आपकी पुलिस जो अपने आप को, वो एक भी संगठित अपराधी का खुलासा नहीं कर पाई। 17 परीक्षाएं विफल हो गई, पर इनके पीछे जो गैंग ऑपरेट कर रहे थे, क्या सरकार उनका खुलासा कर पाई? अब मैं आपको एक और घटना इसी से जुड़ी याद दिलाना चाहती हूँ। याद कीजिए कि पिछले पंचवर्षीय की जब ये सरकार थी तो यूपी टेट की परीक्षा का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ था इलाहाबाद प्रयागराज में, और उसको गिरफ्तार करने वाले जो उस वक्त के तत्कालीन SSP थे, रातों रात उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं उसके तार भारतीय जनता पार्टी से और सरकार में बैठे लोगों से जुड़े हुए थे, और डर के मारे कि ये मामला कहीं खुल ना जाए और इसकी एक कड़ी जो प्रयागराज में है, दूसरी कड़ी कहीं लखनऊ तक ना पहुंच जाए, इस डर के मारे इस मामले को रफा दफा कर दिया गया था और अधिकारी को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इसका साफ मतलब है कि आज जो उत्तर प्रदेश में ये ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, वर्तमान सरकार का संरक्षण प्राप्त है उन अपराधियों। वरना अभी तक कम से कम 17 नहीं तो कुछ ऐसे रैकेटियर्स का नाम तो सामने आता, कुछ तो खुलासा होता। जांच पे जांच, जांच पे जांच, कमिटीज़ पे कमेटी, SIT पे SIT बनती चली जा रही है, पर 8 साल में सरकार के पास इस प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को खत्म करने वाले इन अपराधियों के सवालों का कोई जवाब नहीं। साथियों, एक नया क्राइम भी आजकल जो सबसे ज़्यादा
सामान्य लोगों के साथ हो रहा है, बुजुर्गों के साथ, डॉक्टर्स के साथ, टीचर्स के साथ, बिजनेसमैन के साथ, वो है साइबर क्राइम। हम सब लोगों ने पढ़ा अभी कुछ दिन पहले एक प्रतिष्ठित संस्थान के एक डॉक्टर के साथ किस तरह से साइबर क्राइम हुआ और उनका पैसा उनके अकाउंट से निकाल लिया गया। नई तरह का क्राइम। मैं तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बजट के समय रहती हूँ और हमेशा सरकार से इस बात की पैरवी भी करती हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि वो साइबर क्राइम को ब्रेक कर सके, और सरकार का बजट का एक बड़ा हिस्सा इसके लिए जाता भी है। पर मैं हैरान हूँ इस बात से कि पिछले कई वर्षों से इस तरह के क्राइम होते जा रहे हैं और सरकार इन क्राइम पर लगाम लगाने पर नाकाम है।